नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। ई संस्कृत कुटुंब स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संज्ञा प्रकरण से आने वाले मुख्य प्रश्नों के बारे में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। ये प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला आपको आपकी परीक्षा की तैयारी में आपको आपके चरम तक ले जाने में आपका सहयोग करेगी। आइए एक एक करके इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम देखते हैं। इस सीरीज में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वह सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, साथ ही विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी इस श्रृंखला में सम्मिलित किया गया है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सेकंड ग्रेड 2013 में संज्ञा प्रकरण से पूछे गए प्रश्न आपके सामने हैं। पहला प्रश्न है, इत संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो इत संज्ञा विधायक सूत्र के 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। अदर्शनम लोपः, आदिरंतेन सहेता, हलंत्यम तस्य लोपः। तो इसका उत्तर जो होगा वह है हलंत्यम। इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो इत संज्ञा विधायक सूत्र है हलंत्यम। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संयोग संज्ञा भविष्यति। संयोग संज्ञा कहाँ पर होती है? 4 ऑप्शन है। द्वयोः स्वरयोः मध्ये, द्वयोः वाक्ययोः मध्ये, द्वयोः व्यंजनयोः मध्ये, द्वयोः पदयोः मध्ये। यानी संयोग संज्ञा कहाँ होती है, ऐसा प्रश्न 2013 में किया गया है। तो संयोग संज्ञा हमेशा व्यंजनों के मध्य होती है। 2 व्यंजन जब परस्पर मिलते हैं उसे संयोग संज्ञा व्याकरण शास्त्र में कहा गया है। तो द्वयोः व्यंजनयोः मध्ये संयोग संज्ञा होती है, यह इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां कस्मिन् पदे संगीता संज्ञा प्रयुक्ता। नीचे लिखे गए पद में से कौन से पद में संगीता संज्ञा का प्रयोग हुआ है? संगीता कहाँ पर संगीता है, तो इसका जो उत्तर है वह है उपेंद्र है। उपेंद्र पद में क्या हुआ है? संगीता संज्ञा का प्रयोग किया हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार 2018 में प्राध्यापक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, लोप संज्ञा सूत्रम विद्यते। लोप संज्ञा सूत्र कौन सा है, यानी लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? लोप विधायक सूत्र और लोप संज्ञा सूत्र 2 प्रकार के अलग अलग प्रश्न परीक्षाओं में किए जाते हैं। तो आपको बताना है कि लोप संज्ञा सूत्र कौन सा है। यदि आप सोच रहे हैं अदर्शनम लोप है, तो आपका बिल्कुल उत्तर सही है। अदर्शनम लोप है, लोप संज्ञा सूत्र है। फिर उसी प्रकार आगे का प्रश्न है, परः सन्निकर्षः खालिस्तान किम। यहाँ पर सीधा सा शास्त्र का लघु सिद्धांत कौमुदी या व्याकरण का सीधा सा सूत्र यहाँ पर संज्ञा प्रकरण का दिया है। परः सन्निकर्षः खालिस्तान में आपको लिखना है क्या होगा? संयोग, प्रयत्न, संगीता और वियोग। यदि आपको सूत्र याद है तो आप बिल्कुल एक बार में आप सही लगा सकते हैं, परः सन्निकर्षः संगीताः। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। आगे का प्रश्न देखते हैं, ऋतु रसाणाम उच्चारण स्थानम किम। प्रश्न है, ऋतु रसाणाम उच्चारण स्थानम किम। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऐसा सीधा सा उच्चारण स्थान का आपको पता होना चाहिए। ये गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं। उच्चारण यत्नः कति विधो अस्ति? पंचधा, त्रयोविधः, षड्विधः, द्विधा। तो इसका सही उत्तर होगा द्विधा। 2 प्रकार के हैं उच्चारण यत्न, 2 प्रकार के हैं द्विधा। उसी प्रकार आगे का प्रश्न है, सुबंतस्य तिगंतस्य च संज्ञा भवति। सुबंत की और तिगंत की कौन सी संज्ञा होती है? सुबंत की और तिगंत की पद संज्ञा होती है, पदम। उसी प्रकार आगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हैं। आपके सामने प्रश्न है,
प्रश्न है संस्कृत वर्णमालाया उच्चारण स्थानानि वर्तन्ते। संस्कृत वर्णमाला के उच्चारण स्थान कितने हैं ये आपको बताने हैं। 9, 11, 7, 5। यदि आप सप्त आपका उत्तर है तो बिल्कुल सही है। आगे का प्रश्न है त वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। त वर्ग का उच्चारण स्थान है। यदि ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता है तो आप क्या करेंगे, आपको यदि उच्चारण स्थान के जो सूत्र हैं या जो पंक्ति है शास्त्र की वो यदि याद है तो आप तुरंत लगा सकते हैं। ऋतु लसानाम दंतः, तो त वर्ग का उच्चारण स्थान दांत है। दंत, दंताह इसके उच्चारण स्थान है। इसी प्रकार आगे की प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आरपीएससी सेकंड गेट 2014 में पूछा गया ये प्रश्न है सुपंतम तिगंतम भवति वर्ण संज्ञम, पद संज्ञम, संयोग संज्ञम, संगीता संज्ञम। तो इसका सही उत्तर है पद संज्ञम। क्या होगा? पद संज्ञम इसका सही उत्तर है। विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठः। अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। अ का, क वर्ग का, अ का और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। फिर आगे का प्रश्न है सवर्ण संज्ञा भवति। सवर्ण संज्ञा किसकी होती है? जिनका प्रयत्न तुल्य समान होता है। तुल्यस्य प्रयत्नयोः, जिनका प्रयत्न समान होता है उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। ये ऐसा यहाँ पर उत्तर है। फिर आगे प्रश्न है संस्कृत शब्दे प्रत्ययो वर्तते। संस्कृत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो त प्रत्यय है। ये आपको ध्यान रखना है, सरल सा प्रश्न है। आगे प्रश्न है व्याकरणम इत्यत्र प्रत्ययकः। व्याकरण यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? व्याकरणम में ल्युट् प्रत्यय है। वेदानाम मुखम वर्तते। वेदों का मुख किसे कहा गया है? तो सीधा सा सरल सा प्रश्न है, यह है व्याकरणम वेदानाम मुखम स्मृतम। व्याकरण को वेद का मुख कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार आगे का प्रश्न है कति माहेश्वर सूत्राणि। तो इसका उत्तर होगा 14। 14 माहेश्वर सूत्राणि। माहेश्वर सूत्रेषु कस्य वर्णस्य प्रयोगम द्विवारम अभवत्। माहेश्वर सूत्रों में कौन से वर्ण का प्रयोग 2 बार हुआ है? तो यहाँ हम देखेंगे ह स जो उत्तर होगा, ह वर्ण का प्रयोग 2 बार किया गया है, ये आप ध्यान रखें। फिर है अनादि संज्ञार्थानि भवन्ति। अनादि संज्ञार्थानि भवन्ति संज्ञा सूत्राणि, माहेश्वर सूत्राणि, विधि सूत्राणि, अतिदेश सूत्राणि। तो इसका सही उत्तर होगा माहेश्वर सूत्राणि। माहेश्वर सूत्राणि इसका सही उत्तर होगा। उसी प्रकार आगे का प्रश्न है केषां सूत्राणाम अंत्यवर्णस्य इत संज्ञा भवति। अर्थ यदि इसका देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से, यदि हम मित्रों बात करें तो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत के माध्यम से ही आता है। वहाँ पर हिंदी का कोई भी विकल्प नहीं होता है। आप चाहे संस्कृत को पढ़ते हिंदी माध्यम से हैं, सरलता की दृष्टि से, क्योंकि हमारा मन सरल की ओर जल्दी जाता है और हम यही गलती छात्र कर देते हैं कि परीक्षा से पहले भी वो खूब पढ़ते हैं और पढ़ने का अभ्यास भी हिंदी के माध्यम से ही करते हैं। जब वो परीक्षा में जाते हैं तो वही प्रश्न, सरल से सरल प्रश्न, केवल संस्कृत भाषा में लिखे होने के कारण जल्दबाजी में, त्वरा में आत्मविश्वास खो बैठते हैं और आते हुए सरल प्रश्नों को भी गलत कर देते हैं। तो ये मेरा आपसे व्यक्तिगत आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि आप परीक्षा में जाने से पहले अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि कहा गया है कि युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले अपने हथियारों को देख लेना चाहिए। उसी प्रकार आपका हथियार आपकी भाषा है, आपका विषय है, और आपके विषय पर आपका अधिकार ही आपके उन अस्त्र शस्त्र को धार लगाने जैसा है। तो परीक्षा में जिस तरीके से या जिस पद्धति से, जिस पैटर्न से परीक्षक प्रश्न करता है, उसी पद्धति से, उसी पैटर्न से यदि हम प्रश्नों की
तैयारी रखें, हमारे मस्तिष्क को तैयार रखेंगे तो निश्चित रूप से जिस कार्य में हम लगे हैं उसमें हमें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो प्रश्न था कि कौन से सूत्रों की अंत्य वर्ण की इत संज्ञा होती है, तो उत्तर होगा इसका स माहेश्वर सूत्राणाम इत संज्ञा, अंतिम वर्णों की इत संज्ञा होती है। फिर अगला प्रश्न है कि माहेश्वर सूत्रेषु कस्य सूत्रस्य मध्ये इत संज्ञकः भवति, यानी माहेश्वरी सूत्र में कौन से सूत्र के मध्य में इत संज्ञा होती है। अब तक जितने भी माहेश्वरी सूत्र के जितने भी 14 सूत्र हैं उनमें से जिनकी भी इत संज्ञा होती थी वह हमेशा अंतिम वर्ण की होती थी, लेकिन एक सूत्र ऐसा भी है जिसमें मध्य में इत संज्ञा होती है। वह सूत्र कौन सा है, ऐसा परीक्षक यहाँ पर आपसे जानना चाहता है। तो वह है लण प्रत्याहार या लण सूत्र जो है, प्रत्याहार मेरे मुंह से गलत निकल गया है, लण जो सूत्र है उसमें मध्य की इत संज्ञा होती है। यह आपको ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है। नेट की परीक्षा में भी ये प्रश्न प्रायः 2-3 बार पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न रहा है। तो निश्चित रूप से आप ऐसे प्रश्नों को की प्रकृति पर भी ध्यान देंगे जो सबसे अलग हैं, जो कुछ अलग विशेषताएं रखते हैं अपनी, उनके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आगे का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, माहेश्वरी सूत्रेषु हकारादिषु अकारः भवति। माहेश्वरी सूत्रों में हकार आदि में अकार किसके लिए होता है? अवलोकनार्थः, उच्चारणार्थः, लेखनार्थः, उभयार्थः। तो इसका सही उत्तर होगा उच्चारणार्थः। उच्चारण के लिए माहेश्वरी सूत्रों में हकार का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार का संशय आपको नहीं होना चाहिए। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उपदेश अवस्थायाम अंतिम व्यंजनस्य का संज्ञा भवति, यानी उपदेश अवस्था में अंतिम व्यंजन की कौन सी संज्ञा होती है? तो उपदेश अवस्था में अंतिम व्यंजन की उपदेश इत संज्ञकः स्यात्। तो ये हमारे को याद रखना है कि उपदेश अवस्था में अंतिम व्यंजन की हमेशा इत संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा होती है। जिनका सी उत्तर है, स उत्तर है, वो बिल्कुल सही है। आगे का प्रश्न है, उपदेशः भवति। उपदेश क्या होता है? तो उपदेश आद्य उच्चारणम, मध्य उच्चारणम, अंत्य उच्चारणम किमपि न। तो इसका सही उत्तर है आद्य उच्चारणम, आद्यो उच्चारणम। आद्य दो पद है, आद्य और उच्चारणम। आद्य से मतलब है प्रारंभिक उच्चारण। तो हम यहाँ पर संस्कृत व्याकरण की परंपरा में आद्य उच्चारण, त्रिमुनि के उच्चारण को आद्य उच्चारण कहा जाता है। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, इन्होंने जो उपदेश दिया या जो व्याकरण शास्त्र के बारे में बताया उससे हम उपदेश कहते हैं, उसे हम आद्य उच्चारण कहते हैं और उसकी उपदेश वही उपदेश कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न है, इत संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। तो यहाँ पर इत संज्ञा विधायक सूत्र पूछा गया है। विधायक यानी जो कार्य करता है, इत संज्ञा कर देता है, उस विधायक सूत्र के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर उत्तर है उपदेशे अच अनुनासिक इत। सी उत्तर जिसका है वह बिल्कुल सही है। आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर, वर्णानाम अदर्शने का संज्ञा भवति। वर्णानाम अदर्शने का संज्ञा भवति। यदि इसका उत्तर देखें तो इसका उत्तर होगा लोप। वर्णानाम अदर्शने का संज्ञा भवति। वर्णों के अदर्शन होने पर कौन सी संज्ञा होती है? तो ये आपको ध्यान रखना है, लोप संज्ञा होती है। लोप संज्ञा यहाँ पर की गई है। आगे का प्रश्न है कि लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। लोप संज्ञा सूत्रम अस्ति, ये हमने पहले पढ़ा। अब पूछ रहा है कि लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। प्रश्न की प्रकृति में आपको अंतर समझना बहुत जरूरी है। संस्कृत का प्रश्न पत्र यदि आप दे रहे हैं
तो सूत्र 6 प्रकार के हैं। यदि आपने ये नहीं देखा है तो आप हमारा प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो आप व्याकरण का देखेंगे, तो वहाँ पर मैंने एक जगह बताया है कि 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। कौन कौन से परिभाषा, अधिकार, ये 6 प्रकार के सूत्रों के बारे में वहाँ चर्चा की है। उनमें से ये पूछ रहा है कि संज्ञा विधायकम सूत्र कौन सा है, तो यहाँ पर आपको बताना है अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः संज्ञा विधायकम सूत्र है, और लोप विधायक जो सूत्र होगा वह कौन सा होगा, तस्य लोपः। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न का आपको ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, प्रसक्तस्य अदर्शनम किम संज्ञम स्यात्। प्रश्न है प्रसक्तस्य अदर्शनम किम संज्ञम स्यात् इति। तो इसका 4 ऑप्शन है, इत, लोप, दीर्घ और संगीता। तो इसका उत्तर होगा प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संगम स्यात्। तो लोप बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यस्य इत संज्ञा भवति तस्य किम भवति। जिसकी इत संज्ञा होती है उसका क्या होता है, तो सीधा सा शास्त्र में पंक्ति है, इत संज्ञा यस्य भवति तस्य फलम लोपः अस्ति। उसका फल क्या है, लोप है। तो उत्तर होगा द। जिसका उत्तर डी है वह प्रश्न, जिसका उत्तर डी है वह बिल्कुल सही है। आगे का प्रश्न है, लोप विधायकम सूत्रम अस्ति। इतनी देर हम लोप विधायक सूत्र नहीं आ रहा था, लोप संज्ञा सूत्र के बारे में पूछा जा रहा था। तो आपको ये याद रखना है कि लोप संज्ञा सूत्र अदर्शनम लोप है, और लोप विधायकम सूत्र सी तस्य लोपः, यह इसका सूत्र है। यदि देखिए एक ही सूत्र से कितने प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, केवल एक शब्द के परिवर्तन से ही हमारे प्रश्न में परिवर्तन से ही हमारे उत्तर में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए परीक्षा में प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ें। अस्ति, नास्ति ऐसा लिखा होने से भी हम बहुत सी बार नहीं पढ़ पाते हैं, और बाद में हमें पछताने का अवसर ना मिले, इसलिए हम होने वाली, भविष्य में होने वाली गलतियों के बारे में पहले से ही चर्चा कर लें, तो शायद ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, संयोग संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। परः सन्निकर्ष संगीताः हलो अनंतरा संयोगः आदिरंतेन सहिता सुबंतम तिगंतम पदम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, संयोग संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। संयोग संज्ञा करने वाला विधायक सूत्र कौन सा है। विधायक यानी कानूनी सूत्र, विधायक का मतलब कानूनी सूत्र। जिस प्रकार संविधान में कानून धाराएं होती हैं, उसी प्रकार व्याकरण शास्त्र में भी कानून और धाराएं हैं कि यह तो केवल क्या करेगा, दोष की सिद्धि करेगा, या उसी प्रकार से यहाँ पर भी संयोग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। यदि हम देखते हैं तो इसका सही उत्तर होगा हलो अनंतरा संयोगः। बी ऑप्शन जिसका है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अचबी व्यवहिताः हलः किम संज्ञम स्यात्। अचबी व्यवहिता हलः किम संज्ञम स्यात्, संयोग संज्ञः स्यात्। यदि आपका उत्तर संयोग है तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अग्नि इत्यस्मिन् शब्दे किम संज्ञम स्यात्। तो यहाँ पर क्या हुआ है, संयोग संज्ञा हुई है अग्नि शब्द में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संगीता संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। संगीता संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। संगीता संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो इसका उत्तर है परः सन्निकर्षः संगीताः। परः सन्निकर्षः संगीताः। उसी प्रकार वर्णानाम अतिशयति सन्निधिः किम संज्ञम स्यात्। वर्णानाम अतिशयतिः सन्निधिः किम संज्ञम स्यात्। तो इसका सही उत्तर होगा कि संगीता संज्ञा स्यात्। वर्णानाम अतिशयतिः, वर्णों की अति समीपता संगीता संज्ञा कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न की पुनरावृत्ति हो चुकी है। अधोलिखितानां कस्मिन् पदे
संगीता प्रयुक्ताः, ये आपको बताना है। तो किसमें हुआ है? उपेंद्रः। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आगे का प्रश्न है, सवर्ण संज्ञा विधायकम सूत्रमस्ति। सवर्ण संज्ञा विधायक करने वाला सूत्र है। ये सवर्ण वो नहीं है जनरल ओबीसी एसटी एससी वाला, ये वो सवर्ण नहीं है, ये शब्दों का सवर्ण है। सवर्ण यानी समान वर्ण वालों की संज्ञा करने वाला विधायक सूत्र कौन सा है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान में तुल्य यानी प्रयत्न भी समान होते हैं, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। तो तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, सी ऑप्शन जिसका है वह उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम कस्याः संज्ञायाः विधानं करोति। तो अभी हमने उसी का उत्तर दिया, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण संज्ञा का विधान करता है। सवर्ण यानी समान वर्ण यानी समान उच्चारण स्थान से या समान प्रयत्न से उच्चारित होने वाले शब्द सवर्ण संज्ञक कहलाते हैं। उसी प्रकार अवर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। अगला प्रश्न है कि अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। तो ये तो बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, कक्षा 6 का छात्र भी इसको सही कर सकता है जिसने एक बार संस्कृत पढ़ी है। सामान्य व्याकरण जिसने पढ़ी है वह भी इसे ठीक कर सकता है। तो आपसे तो अपेक्षा है कि आप तो केवल प्रश्न को देखते ही आपने सही उत्तर का चयन कर लिया होगा। आगे का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, री ली वर्णयो मिथः किम संज्ञम स्यात्। प्रश्न एक बार फिर और दिखें, री ली वर्णयोः मिथः किम संज्ञम स्यात्। पद संज्ञम, सवर्ण संज्ञम, उदात्त संज्ञम, टी संज्ञम। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या होगा, री ली वर्णयोः मिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्। री ली वर्ण की सवर्ण संज्ञा कही गई है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर दोनों वर्ण अलग होते हुए भी क्या है, सवर्ण हो रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आवरणस्य उच्चारण स्थानम किम, तो अकूह विसर्जनीयानाम कंठ है, ये भी उसी का भी कंठ ही होगा। उसी प्रकार क वर्गणस्य उच्चारण स्थानम किम, तो इसका भी कंठ ही उच्चारण स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम तालु विद्यते, कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए तीनों स और है यहाँ पर ऑप्शन में है। अब कौन सा स तालु में आता है, यदि इसको आपको याद रखना है तो सबसे अच्छा है कि आप उच्चारण स्थान के सूत्रों को याद कर लें। जैसे ही आपके परीक्षा में ऐसा प्रश्न आए, तुरंत वो पंक्ति आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में आ जाए और आप बिना देखे, बिना ज़्यादा विचार किए आप सही उत्तर को कर सकें। तो प्रश्न उच्चारण स्थान की पंक्ति है, ऋतु रसाणाम मूर्धा ऋतु लसानाम तालु। यहाँ पर जो प्रश्न है वह किस प्रकार का है कि कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम तालु विद्यते। तो इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु, तो शकार का इस वाले स का उच्चारण स्थान तालु है। यदि आपने ये दिख किया है तो बिल्कुल आपका ये प्रश्न सही है। आगे का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम मूर्धा अस्ति, तो इसका सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो रकार का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। स यदि आपका है तो बिल्कुल सही उत्तर है। फिर पूछ रहा है कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम दंत अस्ति, तो सीधा सा है, ऋतु लसानाम दंत है, ल का उच्चारण स्थान दंत है। फिर पूछ रहा है कस्य उच्चारण स्थानम
ओष्ठ अस्ति, तो आपको पता होना चाहिए उपपदमानीयानाम ओष्ठो, उपपदमानीयानाम ओष्ठो, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ कहा गया है। उसी प्रकार आगे का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम नासिका नास्ति, कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका नहीं है। अस्ति 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 अब तक सभी प्रश्नों में था, परीक्षक ने एक प्रश्न बीच में नास्ति का डाल दिया तो हमारे मस्तिष्क ने बार बार अस्ति अस्ति पढ़ने को ही स्वीकार कर लिया। ऐसा भी हमारे को बिल्कुल सजग रहना है, सजग सहज रहना है, सहज के साथ साथ सजग भी रहना है बिल्कुल। तो क्या होगा, हमें पता है कि नासिका जो उच्चारण स्थान है वह पंचम वर्ण का होता है, और यहाँ पर पंचम वर्ण कौन सा नहीं है, ये स में भी अंगा है, ये बिंदी यहाँ की जगह यहाँ लग गई है। तो डी ऑप्शन जो है, जिसने डी ऑप्शन सोचा है वह बिल्कुल सही है। आगे है, कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम मूर्धा नास्ति, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अंग ये पंचम वर्ण में आता है, इसका उच्चारण स्थान नासिका है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि किसका नहीं है मूर्धा, तो अंग का मूर्धा उच्चारण स्थान नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसी प्रकार नास्ति वाला प्रश्न है कि कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम दंत नास्ति, तो ऋतु लसानाम दंतः, ऋतु लसानाम दंतः, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऋ ल और ऋतु लसानाम, त वर्ग त थ द ध, ध का भी उच्चारण स्थान दांत है। यहाँ पर केवल एक ही वर्ण बचा है, और ह का उच्चारण स्थान कंठ है, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। तो सी जिसका उत्तर है वह बिल्कुल सही है। आगे का प्रश्न है कि अंतस्थ वर्णाः सन्ति, तो यण अंतस्ताः, ऐसा पंक्ति है कि यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अंतस्थ कहलाते हैं। यदि आपको यह भी याद नहीं रह सकता है तो आप याद रख सकते हैं यह वह रहला अंतस्ताः। तो बी जिसका ऑप्शन है, जो बी जिसने सोचा है उस बंधु का बिल्कुल सही है। आगे का प्रश्न है, उष्म वर्णाः सन्ति, उष्म वर्णाः सन्ति, उष्म वर्ण कौन से हैं, ये आपको बताना है कि उष्म वर्ण कौन से हैं। शल उष्माणाः, शल उष्माणाः, शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण उष्म वर्ण कहलाते हैं। उष्म से मतलब कि जिनको बोलने में उष्म यानी गर्म वायु निकलती है उन्हें हम उष्म वर्ण कहते हैं। तो शल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, श स श है, तो अ जिसका है वह बिल्कुल सही है। आगे का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कादयो मावसानाः कस्मिन् प्रत्यये आयान्ति, कादयो मावसानाः कस्मिन् प्रयत्ने आयान्ति, ये कौन से प्रयत्न में आते हैं, तो कादायो मावसानाः स्पष्ट प्रयत्न में गिने गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार आगे का प्रश्न है कि स्पर्श वर्णाः कस्मिन् प्रयत्ने भवन्ति, तो स्पर्श वर्णाः स्पष्ट प्रयत्न के अंदर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार यह वरला कस्मिन् प्रयत्ने भवन्ति, ये कौन से प्रयत्न में आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ईसत् स्पृष्टम, बी जिसका है वह बिल्कुल सही है। आगे का प्रश्न है, उष्म वर्णानाम प्रयत्नः भवति, यहाँ पर प्रयत्न की बात चल रही है, तो उष्म वर्णों का प्रयत्न कौन सा है, ईसद विव्रतम, ईसद विव्रतम, ईसद यानी थोड़ा, विव्रतम यानी खुलना, जिनके उच्चारण में थोड़ा सा मुंह खुलता है उसे ईसद विव्रत कहा जाता है। तो इसी प्रकार से उष्म वर्ण जितने भी है इनके उच्चारण में थोड़ा सा ही मुंह खुलता है, इसलिए इन्हें ईसद विव्रत कहा गया है।
उसी प्रकार आगे का प्रश्न है कि अच वर्णानां प्रयत्नः भवति। अच वर्णों का प्रयत्न होता है, तो अच वर्णों का अच विव्रतम, अचानाम विव्रतम, तो अच वर्णों का प्रयत्न विवृत होता है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न है प्रयोग दशायां ह्रस्वस्य ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयत्नः भवति। प्रयोग दशा में ह्रस्व अवर्ण की वर्ण का प्रयत्न क्या होता है, इसके बारे में हमारे को बताना है। तो प्रयोग दशायाम तो अवर्णस्य प्रयत्नः संवृतम भवति। ठीक है, संवृतम विव्रतम ये दोनों के प्रश्न आपके सामने आ गए हैं। इसके अलावा परीक्षा में संज्ञा प्रकरण से बाहर कुछ भी नहीं आ सकता, ये मैं आपको पूरी अपनी जवाबदेही के साथ कह सकता हूं कि इससे ज़्यादा प्रश्न कभी परीक्षा में बन ही नहीं सकते। इनके अलावा कोई प्रश्न आ भी नहीं सकता। यदि आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया, इस श्रृंखला को भी ध्यान से कर लिया, तो आप निश्चित रूप से आपके लक्ष्य की ओर, आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में ये एक सेतु का काम करेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये अंतिम ही आपका निर्णय के रूप में ले जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी को परखने के लिए, आपने जो अध्ययन किया है उसमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, ये ई संस्कृत कुटुंब की तरफ से आपके सहयोग के लिए, हम सबके विकास के लिए, हम सब आगे बढ़ें, उसके लिए ये प्रकल्प चलाया जा रहा है। तो प्रक्रिया, आगे का प्रश्न आपके सामने है कि प्रक्रिया दशायां ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयत्नः भवति, कि प्रक्रिया दशा में ह्रस्व अवर्ण का प्रयत्न क्या होता है, उसके बारे में यदि बात करें तो इसका उत्तर होगा विव्रतम। क्या होगा? विव्रतम। उसी प्रकार से अगला प्रश्न आपके सामने है खर प्रत्यारस्त वर्णानां प्रयत्नः भवति। खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का प्रयत्न होता है, तो यहाँ पर उत्तर होगा श्वास। क्या होगा? श्वास। उसी प्रकार अगला प्रश्न है खर प्रत्यारस्त वर्णानां प्रयत्नः न भवति। खर प्रत्यारस्त वर्णानां प्रयत्नः न भवति, इसके बारे में उत्तर देखेंगे तो इसका उत्तर होगा अघोष। कौन सा? अघोष। आगे का प्रश्न है हस प्रत्यारस्त वर्णानां प्रयत्नः भवति संवारः। हस प्रत्यारस्त वर्णानां प्रयत्नः भवति। हस प्रत्यारस्त वर्णों में आने वाले वर्णों का प्रयत्न कौन सा होता है? तो हस नादा संवारा घोषा च, ऐसा पंक्ति है। ये यदि आप याद रखते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्गाणाम प्रथमा तृतीय पंचम यणश्च वर्णानां प्रयत्नः भवति, यानी वर्गों के पहले, तीसरे और पंचम और यण का, यण वर्णों का प्रयत्न कौन सा होता है? अल्प प्राण, महाप्राण, विवार, अनुदात, ये चार ऑप्शन हैं। तो कहा गया है कि वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें और यण प्रत्यारस्त वर्णों का प्रयत्न क्या है? अल्प प्राण है। वर्गाणां प्रथमा तृतीय पंचमश्च अल्प प्राणाः, ऐसा शास्त्रकार की पंक्ति है। तो अल्प प्राण में ये वर्ण आएंगे। उसी प्रकार अगला प्रश्न है कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ सलश्च वर्णानां प्रयत्नः भवति। सीधा सा है, अल्प प्राण हो गया तो महाप्राण ही बचा। तो वर्गों का दूसरा, चौथा और शल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का प्रयत्न कौन सा है? महाप्राण है। उसी प्रकार से आगे का प्रश्न आपके सामने है कि अच वर्णानां प्रयत्नः न भवति। अच वर्णों का प्रयत्न नहीं होता है। उद्दात, अनुदात, स्वरित और संवार। तो हमारे को यहाँ ध्यान रखना है कि अच, उद्दात, अनुदात, स्वरित तीनों होते हैं, संवार यहाँ पर नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार आगे का प्रश्न आपके सामने है कि पृष्ठ प्रयत्ने कति वर्णाः भवन्ति
स्पृष्ट प्रयत्ने कति वर्णाः भवन्ति? 4, 1, 25 और 13। तो चत्वारि, एकः, पंचविंशति, त्रयोदशः। तो सही उत्तर है इसका पंचविंशति। स्पृष्टे प्रयत्ने पंचविंशति वर्णाः भवन्ति। उसी प्रकार आगे का प्रश्न है, उदात्त संज्ञा विधायकम सूत्रमस्ति। तो उदात्त संज्ञा, उदात्त उच्चै उदात्तः, निच्चै अनुदातः, समाहारः स्वरितः, परः सन्निकर्षः संगीताः। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन से सीधा सा ही समझने में आ रहा है कि उच्चै उदात्त है। जो हमारे वायु स्थान के उच्च भाग से जो निष्पादित होते हैं उन्हें उदात्त संज्ञक वर्ण कहा जाता है। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। तालवादिषु सभागेषु अधोभागे निष्पन्नः अच किम संज्ञम स्यात्? तालु आदि समान भागों के अधोभाग से उच्चारित होने वाले या निष्पन्न होने वाले अचों की कौन सी संज्ञा होती है? ऐसा प्रश्न यहाँ पर किया गया है। तो अधोभाग से जिनकी उच्चारण किया जाता है उनको हम अनुदात्त संज्ञक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उदात्त अनुदात्त दोनों आपका स्पष्ट यहाँ हो चुका है। फिर है सुबंताः भवन्ति। सुबंत कितने कहे गए हैं ये आपको बताना है। सुबंत कितने हैं? सुबंत क्या है? सुबंत प्रत्यय है। क्या है? सुबंत प्रत्यय है। और प्रत्यय सुबंतों की संख्या कितनी है ये यहाँ पर परीक्षक जानना चाहता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 18, 21, 30 और 14 है। तो यदि आपका उत्तर 21 है तो आप बिल्कुल सही हैं कि सुबंत 21 होते हैं। जो शब्द रूप में अंत में लगते हैं वो सब सुबंत कहलाते हैं। जो क्रिया वाले क्रियावाची जो पद होते हैं वो तिगंत कहलाते हैं। और सुबंत और तिगंत को ही संस्कृत व्याकरण में पद कहा गया है। यदि जिस पद में सुबंत नहीं है या तिगंत नहीं है, दोनों नहीं है, तो उसे पद नहीं माना गया है। यानी सार्थक पद वही है जिसमें सुबंत प्रत्यय लगे हैं या तिगंत प्रत्यय लगे हैं, उसकी ही संस्कृत व्याकरण में पद संज्ञा हुई है। सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्, ऐसा संज्ञा प्रकरण का सूत्र है जो आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में भी संज्ञा प्रकरण के सूत्र में से सीधा सा प्रश्न है। उसी प्रकार तिगंताः भवति, भवन्ति यहाँ पर होना था, टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है कि तिगंताः भवन्ति। तिगंत कितने होते हैं? हाँ, तो सुबंत 21 है, तिगंत 18 है। कितने हैं? तिगंत की संख्या 18 है। ये आप ध्यान रखें। तिप्तजी सिप्तस्त मिप्वस्मस, इस प्रकार से तिगंत 18 कहे गए हैं। फिर है सुबंतम तिगंतम च किम संज्ञम स्यात्, ये पूरा इसका पाठ्यक्रम ही हो गया है आपका पद संज्ञम स्यात्। सुबंत और तिगंत पद संज्ञक होते हैं। अगला प्रश्न है पद संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। तो ये अभी हम इसी की बात कर रहे हैं। पद संज्ञा विधायक सूत्र है सुबंतम तिगंतम पदम। तो एक ही सूत्र से कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न हमारी पेपर बनाने वाले सभी लोगों ने मिलकर इसके लिए प्रयत्न किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको बनाकर हम दे सकें कि एक ही प्रकरण से कितने प्रकार से वह प्रश्न कर सकता है। उन सभी के बारे में हमने यहाँ पर विमर्श करने का प्रयत्न किया है। प्रत्याहार संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। तो प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? आदिरंतेन सहेता। आदि और अंत को लेकर जो प्रत्याहार बनाता है उसे हम आदिरंतेन सहेता कहते हैं। यदि आपका ऑप्शन ए है तो बिल्कुल आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। आगे का प्रश्न है
अन्तेन इता सहित आदि मध्यगानां वर्णानां भवति। इत संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा, लोप संज्ञा, गुण संज्ञा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है कि अन्तेन एता सहित आदि मध्यगानां वर्णानां प्रत्याहार संज्ञा भवति। क्या होती है? प्रत्याहार संज्ञा होती है। उसी प्रकार आगे का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा बताने वाला सूत्र कौन सा है? उकालो झस्व दीर्घ प्लुतः आदिरंतेन संहिता संयोगांतम पदम किमपि नः। तो यहाँ तो सीधा सा है, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायक सूत्र है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। अनुनासिक संज्ञा करने वाला विधायक सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। अनुनासिक संज्ञा करने वाला विधायक सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। इसी प्रकार आगे का जो प्रश्न है वह आपके सामने है कि अ ई उ वर्णानाम कति भेदा। अ के कितने भेद हैं, ई के कितने भेद हैं, उ के कितने भेद हैं, री के कितने भेद हैं। ऐसा प्रश्न परीक्षा में एक एक करके भी पूछा जा सकता है और सभी को एक साथ लेकर भी पूछा जा सकता है। तो आप प्रश्न की प्रकृति पर ध्यान देंगे तो अ ई उ वर्णानाम अष्टादश भेदाः, इनके 18 भेद कहे गए हैं, यह आपको ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न आपके सामने है, एक मात्री इत्यस्य संज्ञा भवति। एक मात्री की संज्ञा क्या कही गई है? एक मात्री ह्रस्व संज्ञा भवति। जिसके उच्चारण में या जिसके एक मात्रा का जिसमें समय लगता है उसे हम ह्रस्व संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार आगे का प्रश्न है आपका, अंतिम प्रश्न है, उदित वर्णाः केः। उदित वर्ण कौन से हैं? तो कहा है कु चु टु तु पु उदिताः। ठीक है, पांचों वर्गों के वर्ण उदित संज्ञक होते हैं, ये आपका उत्तर है। आज की इस श्रृंखला में हमने 80 के आसपास प्रश्नों को जाना, 80 प्रश्नों को शीघ्रता से पूरा करने का प्रयत्न किया। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में अगले प्रकरण में संधि प्रकरण के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।